वाले क्लास में ना 54 तक हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 55 से पढ़ेंगे। ठीक है, बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 55 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। आगे बोल रहे हैं, कल्पना चावला 2003 में ईस्वी में कोलंबिया स्पेस शटल से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो कल्पना चावला कौन सा ईस्वी में कोलंबिया स्पेस शटल में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी? कब गई थी? 2003 में। ठीक है, याद रखिएगा। इंदिरा न्यू भूतपूर्व के पेप्सिको कंपनी के अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रही है। और मार्गरेट अल्वा राजस्थान तथा उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल रही है। मार्गरेट अल्वा जो है ना, राजस्थान तथा उत्तराखंड की राज्य की राज्यपाल रही है तथा वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सदस्य भी है। ठीक है, आगे बोल रहा है, सुनीता विलियम्स नासा एजेंसी के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली मूल की दूसरी महिला है। बताइए कि नासा एजेंसी के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? तो क्या होगा? सुनीता विलियम्स। हाँ, नासा एजेंसी बोल रहा है कि नासा एजेंसी के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? तो सुनीता विलियम्स होगा। अगर पहली महिला बोलेगा तो कल्पना चावला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 पे बोल रहा है कि भारतीय खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में सन 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, वह कौन है? बताइए, क्या होगा? सचिन तेंदुलकर। कौन है सचिन तेंदुलकर? बोल रहा है कि भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में सन 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, वो कौन से? सचिन तेंदुलकर है। बोल रहा है, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के सचिन तेंदुलकर 2012 में राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया था। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, झूलन गोस्वामी, मिताली राज को मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब का सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, और राज्यसभा के बारे में दिया हुआ है कि राज्यसभा जो होता है ना, उस सदन कहा जाता है। राज्यसभा क्या कहा जाता है? उस सदन कहा जाता है। आगे दिया हुआ कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी संस्था है, संस्था। किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, किंतु 1/3 सदस्य इसके दूसरे वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा सदस्यों की पदावधि कितने वर्षों की होती है? तो क्या होगा? 6 वर्षों की होती है। अब आगे बोल रहा है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। तो वही बोल रहा है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा का सीट है ना, वो 245 है। इनमें 233 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है। तो बोल रहा है, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों का संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है। आगे बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था द्वारा होता है। तो कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो क्या होगा? बहुत पूछता है ये सब क्वेश्चन। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था द्वारा होता है। राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? तो क्या होगा? हाँ, राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु बोलेगा तो 30 वर्ष है। यह संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? क्या होगा? हाँ, 249 पूछे क्वेश्चन की संसद किस अनुच्छेद के द्वारा जो है संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो अनुच्छेद 249 होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, बोल रहा है कि यह संसद को केंद्र व राज्य के दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है, अनुच्छेद 312 के तहत। 312 में क्या बोला गया है संसद के बारे में? हाँ, तो 312 में क्या बोला गया ना कि राज्यसभा जो है ना, यह संसद को केंद्र एवं राज्यों दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकते हैं, अनुच्छेद 312 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 बोला कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, क्या होगा? जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित? जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो क्या होगा? 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुआ था विश्व WTO का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। अब ये नेक्स्ट बोल रहा है कि माराकेश समझौता अप्रैल 1994 में गैर सदस्य राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। और WTO की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था जो है ना, सदस्य देशों के मंत्रियों का सम्मेलन है, जिसकी बैठक प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष पे होती है। तो बोल रहा है कि WTO की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था जो है ना, सदस्य देशों के मंत्रियों का सम्मेलन है, जिसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्ष पे होती है।
WTO की प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। तो बताइएगा कि WTO की प्रथम मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन था वो कहाँ और कब हुआ था, तो क्या होगा? हाँ, WTO की प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है ना सिंगापुर में दिसंबर 1996 को हुआ था। नेक्स्ट बोल रहा है कि WTO में जो है ना 164 सदस्य देश है। अंतिम सदस्य के रूप में जो है ना अफगानिस्तान को इसका सदस्य 2016 में बनाया गया था। ठीक है। और WTO का पहला महानिदेशक कौन है बताइए? WTO का पहला महानिदेशक बोलेगा तो पीटर सदरलैंड है, जो ब्राजील की है। हाँ याद रखिए, पहला है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। WTO का पहला महानिदेशक बोला पीटर सदरलैंड, ब्राजील का है। बोलेगा WTO की वर्तमान महानिदेशक बोलेगा तो कौन है? हाँ, नाइजीरिया की चाची हैं। हाँ, नागोजी ओंकाजा-इवेला है WTO की महानिदेशक। नेक्स्ट है 13वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कब होगा बताइए, क्या होगा बताइए? हाँ याद रखिए ना कि 13वां जो है ना WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है 2024 में कहाँ होगा? दुबई में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 58। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था, क्या होगा? 1969 में रखा था। ठीक है। तो मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था? 1969 में रखा था। बोल रहा है कि मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार 1969 में पैर रखा था। आगे कह रहा है कि अपोलो 11 अमेरिकी अंतरिक्ष यान था जिसने मानव को पहली बार चंद्रमा पर उतारा था। तो वह कि कौन सा अमेरिकी अंतरिक्ष यान था जिसने मानव को पहली बार चंद्रमा पर उतारा था? कौन सा अंतरिक्ष यान था? किस देश का था? अपोलो 11 का जो था ना, अमेरिका का अंतरिक्ष यान था। ठीक है। जिसने मानव को पहली बार क्या किया था? वो ना चंद्रमा पर उतारा था। ठीक है। आगे बोला चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति बोलेगा तो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। उनके साथ जाने वाले व्यक्ति बोलेगा बज़ एल्ड्रिन तथा माइकल कॉलिंस थे। आगे बोल रहा है कि चंद्रमा की सतह पर उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। बताइएगा सेलेनोलॉजी किसके बोलेंगे? सेलेनोलॉजी हाँ, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति के अध्ययन करने वाला विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा जो है ना पृथ्वी का एक जो है ना मातृ उपग्रह है। आगे बोल रहा है चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरा करता है, तो क्या होगा? 27 दिन 8 घंटे। हाँ, चंद्रमा जो है ना पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरे करता है। नेक्स्ट है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितने किलोमीटर की होती है, तो क्या होगा? 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का कितना भाग होता है, तो क्या होगा? 1/6 होता है। बोल रहा है चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? 1/6 गुना होता है, 1/6 होता है। नेक्स्ट बोल रहा है अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी जो है ना 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में होता है। बोल रहा है कि अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लगाए गए चट्टानों का पता चला कि चंद्रमा भी उतना पुराना है जितना कि पृथ्वी जो है ना 460 वर्ष क्या है पुराना है। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में जो है ना मतलब है। आगे बोला नोट में दिया हुआ है इसरो द्वारा चंद्रयान जो है ना 3 मिशन LV-M3-M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से दिनांक 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण के लॉन्च किया गया था। इसरो के द्वारा जो है ना चंद्रयान 3 को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था और कब लॉन्च किया गया था? LV-M3-M4 था और 14 जुलाई 2023। और लैंड कब किया था? 23 अगस्त को किया था। इसलिए 23 अगस्त को जो है ना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बोले मोदी जी बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ, बताइए? रहमतुल्लाह कप बैडमिंटन से। हाँ, बैडमिंटन से। रहमतुल्लाह कप का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से है। बोल रहा है रहमतुल्लाह कप का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से है। बैडमिंटन खेल संबंधित अन्य कप बोलेगा तो बताइएगा कि सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से? सुधीरमन कप का संबंध बैडमिंटन। हाँ, बैडमिंटन से। सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। रहमतुल्लाह कप का संबंध किस खेल से है, तो क्या होगा? बैडमिंटन। रहमतुल्लाह कप जो है ना ये राष्ट्रीय पुरुष टीम का जो है ये बैडमिंटन संबंधित है। और चड्डा कप का संबंध किससे है? राष्ट्रीय महिला टीम से है। हाँ, ये बैडमिंटन। सुधीरमन कप, रहमतुल्लाह कप, चड्डा कप का संबंध बैडमिंटन से है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा कि थॉमस कप का विश्व पुरुष टीम है किससे संबंधित है? थॉमस कप का बोलेगा तो बैडमिंटन से है। हाँ, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से। उबेर कप का संबंध किससे है? ये महिला वाला खेलता है, क्या होगा? बैडमिंटन से है। अमृत दीवान कप का संबंध किससे है, तो क्या होगा? बैडमिंटन से है।
जितना दिया उससे ज़्यादा पूछने वाला भी नहीं है। अमृता दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से। नारंग कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से। नारंग कप का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। कोनिका कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। याद रखिएगा ना कि बैडमिंटन से जो संबंधित कप है ना वो कौन कौन है, तो याद रखिएगा कि सुई रमन कप, रहमतुल्ला कप, चड्डा कप, और एक है थॉमस कप, उबेर कप, अमृता दीवान कप, नारंग कप, कोनिका कप, ये सभी का संबंध जो है बैडमिंटन से, याद रखिएगा। अब है हॉकी से संबंधित महत्वपूर्ण कप एवं ट्रॉफियां। बताइए बेटन कप का संबंध किससे है? बेटन कप का संबंध, हॉकी से। बेटन कप का संबंध हॉकी से। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? तो क्या होगा? हॉकी से। हॉकी से है। आगा खां कप का संबंध किससे है? तो क्या होगा? हॉकी से है। आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। बेगम रसूल ट्रॉफी का संबंध किससे है? ये महिला वर्ग खेलता है, हॉकी से है। हॉकी से। और नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। हॉकी से। बैडमिंटन कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। हॉकी से। इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। हॉकी। मुख गप्पा गोल्ड कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। हॉकी से। और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध महिला वाला किससे संबंधित है? हॉकी से है। तो हॉकी से। इस सारे कप का संबंध जो है ना हॉकी से। कौन कौन हॉकी से है? तो बेटन कप का संबंध हॉकी से है, रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है, आगा खां कप का संबंध हॉकी से है, और बेगम रसूल ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है, वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी से है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है, मुख गप्पा गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है, और लेडी रतन ट्रॉफी टाटा ट्रॉफी का संबंध ये महिला वाला ये हॉकी से ही है। अब नेक्स्ट है फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां हैं फुटबॉल से संबंधित। बताइएगा कि डूरन कप का संबंध किस खेल से है? तो क्या होगा? फुटबॉल से है। डूरन कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स का बोले तो हॉकी। हॉकी का एक ट्रिक पता है हॉकी से संबंधित? हाँ बोलिए। आरडी बर्मन। आरडी तो पूरा पूरा अर्थ निकाले ना कि क्या क्या होता है आरडी वर्मा मतलब। कर लीजिए ना इसको। हाँ इससे हो जाएगा। देसी यहाँ पे क्या होना चाहिए इसमें? हाँ गांधी जी होना चाहिए। अरे आरडी ट्रिक याद कर लेना है, पता है ये नहीं कि कुछ का क्या होगा नहीं होगा, खैर याद कर लेना ट्रिक। डुरांड होता है, डी से डुरांड। डी से डुरांड। डुरांड फुटबॉल से कैसे डुरांड हो गया? तो फुटबॉल से होता है। ठीक है ट्रिक अपने पास रखिए, ठीक है पढ़ते हैं आगे, ठीक है याद से ट्रिक रखना। कहाँ बैठ रहा है? पूरा बैठाइए ना, तो कहाँ बैठ रहा है? बैठे पूरा। आप नहीं बैठा? कहाँ है बैठा है? हमको याद नहीं रखना ट्रिक याद वगैरह, जो याद नहीं रहेगा कहाँ रखेंगे याद? क्या बोली है? नेक्स्ट है फुटबॉल समिति कप एवं ट्रॉफी। डूरन कप का संबंध किस खेल से है? डूरन कप का बोले तो फुटबॉल से। डूरन कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल। रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। अब बेसी रॉय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। सुब्रतो मुखर्जी कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। अब मर्डेगा कप बोलेगा तो ये भी फुटबॉल से है। याद है कि फुटबॉल का संबंध जो कप है ना ट्रॉफियां हैं, तो डूरन कप का संबंध फुटबॉल से है, रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से है, वीसी रॉय ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल से है, और सुब्रतो मुखर्जी कप का संबंध किससे? फुटबॉल से है, और मर्डेगा कप का बोलेगा तो फुटबॉल से संबंधित है। अब क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफी है। बताइए कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी बोले तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी बोले तो क्रिकेट से है। और दिलीप ट्रॉफी का बोलेगा तो क्रिकेट से है। और सिक्के नायडू बोले तो क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। और जेडी बिरला ट्रॉफी का बोले तो क्रिकेट से है। ये सभी जो है ना कप ट्रॉफियां किससे संबंधित है? क्रिकेट से। याद रखिएगा रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ईरानी ट्रॉफी संबंधित क्रिकेट से है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, और सिक्के नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, और जेडी बिरला ट्रॉफी का बोलेगा तो क्रिकेट से संबंधित है। याद रखिएगा तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ऊपर से चारों जो है ना क्रिकेट खिलाड़ी के नाम से ही लिया जाता है। हाँ तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीके बिरला ट्रॉफी, ये सभी जो है ना ये सब ट्रॉफियां जो है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है टेबल टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफियां। बताइए टेबल टेनिस से बताइए कि बर्ना वेलक कप का संबंध किससे है? ये पुरुष खेलता है, बताइए किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। बर्ना वेलक कप का संबंध पुरुष खेलता है, टेबल टेनिस से। जय लक्ष्मी कप का संबंध किससे है? तो क्या होगा? महिला जो खेलती है, टेबल टेनिस से है। राजकुमारी चैलेंज कप का संबंध किससे है? ये बहुत कम पूछता है, जूनियर महिला खेलती है। और रामानुजन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो जूनियर पुरुष खेलता है। तो याद रखिए बर्ना वेलक कप बहुत। नेक्स्ट है ना कि टेबल टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफियां बताइएगा। फिर से देखिए, देख रही है। बर्ना वेलक कप का बोले टेबल टेनिस से है, ये पुरुष खेलता है। जयलक्ष्मी कप टेबल टेनिस से है। राजकुमारी चैलेंज कप का संबंध टेबल टेनिस से। रामानुजन ट्रॉफी का संबंध टेबल टेनिस से। अब है बास्केटबॉल संबंधित ट्रॉफियां और कप है। तो बास्केटबॉल का
बंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप का संबंध किस खेल से थे, क्या होगा? बास्केट बास्केटबॉल से है। बंगलुरु ब्लूज कप का चैलेंज कप का संबंध बास्केटबॉल से। नेहरू कप का संबंध किस खेल से है? तो बास्केटबॉल से है। नेहरू का फुटबॉल प्लेयर है वो। हाँ हाँ नेहरू, हाँ हाँ हॉकी हॉकी या फुटबॉल। हाँ हाँ बास्केट, हॉकी और फुट, उसमें नेहरू ट्रॉफी है। नेहरू ट्रॉफी है, नेहरू कप है ये। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ तो बंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप का संबंध देख लीजिए नेक्स्ट है ना कि बंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप का संबंध बास्केटबॉल से है। नेहरू कप का संबंध बास्केटबॉल से है। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से, तो क्या होगा? बास्केटबॉल। हाँ बास्केटबॉल से। तीन जो है ना बास्केटबॉल का कप और ट्रॉफियाँ, एक है बंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप का संबंध बास्केटबॉल से है, नेहरू कप का संबंध बास्केटबॉल से है, और फेडरेशन कप का संबंध बास्केट, ये तीनों का जो है ना कप और ट्रॉफियाँ किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। बताइए पोलो से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ बताइएगा कि एजार कप का संबंध किस खेल से? एजार कप बोले तो पोलो से हाँ पोलो से। एजार कप का संबंध पोलो से। पृथ्वी पाल सिंह का कप का संबंध किस खेल से है? तो पोलो से है। पोलो से हाँ तो एजार कप का संबंध पोलो से। पृथ्वी पाल सिंह कप का संबंध किससे? पोलो से। राधा मोहन कप का संबंध किससे है? तो पोलो से है। पोलो से जितना भी दिया अभी पढ़ रहे हैं ना, इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं, जो जितना कप ट्रॉफियां दिया हुआ है हर हर खेल का। याद है कि पोलो से एजार कप का संबंध जो है ना पोलो से है। पृथ्वी पाल सिंह कप का संबंध पोलो से है। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। और क्लासिक कप का संबंध किससे है? तो पोलो से है। ठीक है, तो पोलो से जो है ना चार कप और ट्रॉफियां, एक है एजार कप का संबंध पोलो से, पृथ्वी पाल सिंह कप का संबंध पोलो से है, राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है, और क्लासिक कप का संबंध जो है ये पोलो से है। नेक्स्ट है गोल्फ से संबंधित कप और ट्रॉफियां। बताइए बाकर कप का संबंध किस खेल से है? बाकर कप बोलेगा तो बाकर कप बोलेगा तो गोल्फ से है। सर्किट कप का बोलेगा तो गोल्फ से है। तो बाकर कप गोल्फ, सर्किट कप बोलेगा तो गोल्फ से संबंधित है। इधर राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। और डनहिल कप का संबंध किससे है? डनहिल कप का संबंध गोल्फ से है। प्रिंस ऑफ वेल्स का संबंध, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किससे है? तो गोल्फ से है। और चाइना कप का संबंध किससे है? तो क्या होगा? चाइना कप का संबंध जिम्नास्टिक खेल से है। जिम्नास्टिक हाँ चाइना कप का संबंध किससे? खेल से, जिम्नास्टिक खेल से है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 60 पे। इसको ना अच्छे से वीडियो देख लीजिए और रिवीजन हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, बुक से याद आता अच्छा रहेगा, सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है कि लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा कौन सा मेडल जीते गए थे? कि 6 मेडल जीते गए थे, याद रखिएगा। तो लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा जो है ना 6 मेडल जीते गए थे, याद रखिएगा। बोला लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा 6 मेडल जीते गए थे। आगे बोला कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन जो है ना टोक्यो ओलंपिक में जापान में हुआ था, सबको पता है। और टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में प्रथम स्थान अमेरिका का था और कुल 113 पदक जीता था। इसमें स्वर्ण था 39, रजत था 41 और कांस्य था 33 था, 7 रहा था। अब तो नेक्स्ट होने वाला है, तो नेक्स्ट पूछेगा। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान, भारत जो था 7 पदक जीता था। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य जीता था, जिसके साथ भारत कितने स्थान पे रहा था? 32वें ओलंपिक में 48वें स्थान पे रहा था। ठीक है, और नीरज चोपड़ा 87.5 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे जो भाला फेंक में जीते थे। इसलिए तो 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस। बताइएगा 33 में भी जो होगा ना ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा, जो अब स्टार्ट होने वाला है ना, मई जुलाई में स्टार्ट होगा। तो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। बताइए कि 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 वाला कहाँ होगा? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ना याद रखिएगा। लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। तो 33वें बोलेगा तो 24 में पेरिस फ्रांस में होगा। 34वें बोलेगा तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। ठीक है, तो 32 वाला तो पता है जापान में हुआ था, 33 वाला पेरिस फ्रांस में होगा, 34 वाला कहाँ होगा? तो 28 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। अभी 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 जो हाल ही में जो वर्ल्ड कप होगा कहाँ होगा? 24 वाला अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों जगह होगा। हाँ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिर्णीय नहीं है? बताइए, अनिर्णीय नहीं है। कागज नहीं है, लेकिन प्लास्टिक की थैली है, कांच है, एल्यूमिनियम के डिब्बे हैं। तो बोल रहा है इनमें से कौन घरेलू अपशिष्ट जैव अनिर्णीय नहीं है? तो कागज नहीं है, लेकिन प्लास्टिक की थैली है, कांच है, एल्यूमिनियम के डिब्बे हैं। बोल रहा है कागज जैव अनिर्णीय नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जैव अनिर्णीय जैसे वैसे पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया और कवकों द्वारा जल्दी से विघटित नहीं होते हैं। जैसे प्लास्टिक वगैरह था ना, ये सैकड़ों दशकों तथा ग्रह पर पड़े रहते हैं। उदाहरण में दिया हुआ है कि जैसे जैव अनिर्णीय कौन कौन है? तो प्लास्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, कृत्रिम रबड़ है, कांच आदि है। तो देखिए कि जैव अनिर्णीय पदार्थ कौन कौन है? बताइए क्या क्या है?
हाँ, तो उदाहरण में जो है ना जैविक अननवीकरणीय पदार्थ वैसे होते हैं जिससे उदाहरण में जैसे प्लास्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, कृत्रिम रबड़ है, कांच आदि सब क्या है, अननवीकरणीय पदार्थ है। आगे बोल रहा है वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन हो जाता है जैव नवीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में क्या अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन है, तो कागज है, कपड़ा है, रुई है, गोबर है आदि है, ये सब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, बताइए कौन सा था। हिरोशिमा था। बोल रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर प्रभावित हुआ था, तो हिरोशिमा हुआ था यार, हिरोशिमा। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 नामक परमाणु बम गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नामक प्लूटोनियम 239 परमाणु बम गिराया गया। तो 6 अगस्त को क्या कौन सा बम गिराया गया, तो क्या होगा, लिटिल बॉय ना, हाँ लिटिल बॉय। फैटमैन तो था इसमें था सर, 9 अगस्त को था ना, 6 अगस्त को तो अब लिटिल बॉय था ना। 6 अगस्त को लिटिल बॉय यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था, 9 अगस्त को फैटमैन इसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। इन दोनों शहरों में हिरोशिमा शहर को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचा था। आगे बोल रहा है कि देखिए परमाणु बम किस पे आधारित है, तो क्या किस सिद्धांत पे आधारित है, नाभ के विखंडन पे आधारित है। परमाणु बम जो है ना नाभ के विखंडन पे आधारित है। परमाणु बम का विकास जो है ना किसने किया था, किसके निर्देशन में, किसके तहत हुआ था, तो क्या होगा, तो परमाणु बम का जो विकास है ना जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के निर्देशन में अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत हुआ था। ठीक है, आगे आइए। आगे बोल रहा है कि क्या सर, परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। देखिए परमाणु बम बनाने के लिए किसका किसका प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, हाँ परमाणु बम को बनाने के लिए जो है ना यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडा देने वाला स्तनधारी है, क्या है बताइए, एकिडना है, एकिडना। अंडा देने वाला जो स्तनधारी है ना एकिडना है, हाँ एकिडना जो है ना अंडा देने वाला स्तनधारी है। स्तनधारी में कौन कौन आता है, देखिए स्तनधारी में 3 आता है, एक प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथिथीरिया आता है, यूथिथीरिया आता है, यूथीरिया सॉरी। तो स्तनधारी में 3 आता है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। तो प्रोटोथीरिया क्या है, ऐसे स्तनधारी कई लक्षणों में सरीसृपों की तरह होते हैं, उसे क्या करते हैं, प्रोटोथीरिया में आता है। ठीक है, और प्रोटोथीरिया में क्या है, ये अंडा देने वाले स्तनधारी है प्रोटोथीरिया, इसलिए इसे ओविपेरस कहते हैं। ठीक है, और प्रोटोथीरिया में क्या होता है ना, इसमें बाह्य कर्ण क्या होता है, अनुपस्थित होता है प्रोटोथीरिया में। और इसे उदाहरण बताइएगा, प्रोटोथीरिया का उदाहरण क्या क्या है बताइए, तो क्या होगा, एग्रीना और थिनोरिंकस। हाँ, तो प्रोटोथीरिया का जो उदाहरण है ना एग्रीना है और ऑर्निथोरिंकस है। अगला है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया क्या है, बोल रहा है इस वर्ग में मेटाथीरिया वर्ग में बोल रहा है जंतु ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, उसे क्या कहेंगे, मेटाथीरिया कहेंगे ना। इसमें जंतु क्या होता है, ना अंडा देता है और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे मतलब अति करता है, उसी को क्या है मेटाथीरिया है। अर्थात ये परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं मेटाथीरिया में। बाद में इस बच्चे को विकास माता के उदर में स्थित विशेष थैली होता है जिसे मार्सपियल थैली कहते हैं, मार्सपियल थैली कहा जाता है। और मेटाथीरिया में क्या होता है, जिसमें बाह्य कर्ण क्या होता है, उपस्थित होता है मेटाथीरिया में। लेकिन प्रोटोथीरिया में क्या था, अनुपस्थित था ना प्रोटोथीरिया में, और लेकिन मेटाथीरिया में क्या बाह्य कर्ण जो क्या है उपस्थित है। और ये क्या होता है, मेटाथीरिया जो होता है एक दंती होते हैं। जैसे उदाहरण में क्या क्या आता है मेटाथीरिया में, कंगारू आता है, डाइडेल्फस आता है, ये सब क्या करता है, इसके अंदर ना एक शरीर के अंदर ना एक मतलब बाहर में एक थैला होता है, उसमें बच्चा को जो है ना पूरा विकास करता है। नेक्स्ट है यूथिरिया। यूथिरिया क्या है, इस उपवर्ग में उच्च स्तनधारी शामिल होते हैं। यूथिरिया में क्या होता है ना कि इस यूथिरिया में उच्च स्तनधारी शामिल होते हैं। यूथिरिया में इसमें बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। ठीक है, और यूथिरिया में इसके जबड़े में दांत पाए जाते हैं। तो मतलब यूथिरिया में जबड़े में क्या पाया जाता है, तो दांत पाया जाता है ना। और यूथिरिया का निषेचन किससे होता है, आंतरिक में होता है ना, आंतरिक में यूथिरिया जो है निषेचन आंतरिक होता है। और उदाहरण में बताइए कौन कौन यूथिरिया में आता है, यूथिरिया में होता है चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, मनुष्य। हाँ, यूथिरिया में जो है ना पेंगोलिन, हिस्ट्रिकस, चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, मनुष्य इत्यादि आता है। तो यूथिरिया में कौन कौन आता है, पेंगोलिन, हिस्ट्रिकस, चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, मनुष्य आता है। और यूथिरिया में क्या होता है ना कि बाह्य कर्ण क्या होता है, उपस्थित होता है।
और इसमें भी था क्या था, मतलब मेटाथीरिया में भी था क्या था, बाह्य कर्ण उपस्थित था, लेकिन प्रोथीरिया में क्या था, बाह्य कर्ण उपस्थित नहीं था। नेक्स्ट है ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। ब्लू व्हेल जो है ना सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। और श्रीव बोल रहा है सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। श्रीव क्या है, तो श्रीव क्या है, सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। नेक्स्ट है गाय का दूध क्या होता है, बताइए गाय का दूध, दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए। हाँ तो गाय का दूध, एक बस और कर लेते हैं। गाय का दूध जो क्या है ना कि कम वसा युक्त होता है, ठीक है। गाय का दूध बोल रहा है कि गाय का दूध क्या होता है ना, तो कम वसा युक्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि गाय का दूध कम वसा युक्त होता है। आगे बोला दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए, डी, के, ई होता है। तो ठीक है, दूध में कौन कौन विटामिन होता है बताइए। ए, डी, के, ई। तो दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए, डी, के, ई होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि दूध में कैल्शियम नामक प्रोटीन पाया जाता है। कैल्शियम नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, क्या होगा, दूध में पाया जाता है कैल्शियम नामक प्रोटीन। नेक्स्ट बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं। बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एवं वसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं जिनकी शरीर पे अधिक मात्रा में क्या होता है, आवश्यकता होती है। जिनकी शरीर पे अधिक मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है। आगे कह रहा है कि विटामिन जो है ना, विटामिन, खनिज, लवण एवं कुछ कार्बनिक अम्ल तथा यथा एस्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, गैलेक्टिक अम्ल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं। तो विटामिन क्या है ना, विटामिन, खनिज, लवण एवं कुछ कार्बनिक अम्ल जैसे यथा एस्टिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये सब क्या कहे जाते हैं, जिनकी शरीर को अम्ल अल्प मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है जिनकी शरीर पर। नेक्स्ट है 65 नंबर बोल रहा है उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल क्या, क्या होगा, शलाका कोशिकाएं पाया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल शलाका कोशिकाएं पाई जाती है। उल्लू की आंख में केवल शलाका कोशिकाएं पाई जाती है। आगे बोल रहा उल्लू रात में भली भांति देख सकता है, ठीक है, परंतु दिन में नहीं देख पाता है। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है, ठीक है। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ इस साथ इससे रेटिना में बड़ी संख्या में शलाका कोशिकाएं जो है ना होती है तथा केवल कुछ ही शंकु कोशिकाएं होते हैं। आगे बोल रहा है कि रात्रि चर पक्षी में शलाका कोशिकाएं की संख्या अधिक होती है। रात्रि जो पक्षी होता है उसमें क्या होता है, शलाका कोशिकाएं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि शलाका जो है ना क्षण कोशिका निम्न प्रकाश स्तर पर दृष्टि के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी कारण इनके रात की दृष्टि काफी क्या होती है, तेज होती है, इसमें रात में देख सकता है। आगे कह रहा है कि प्रकाश में सक्रिय पक्षी जैसे बाज है, गौरैया है, चील है में बड़ी संख्या में क्या होती है, शंकु कोशिकाएं तथा सूक्ष्म मात्रा में शलाका कोशिकाएं होती है। वह कौन कौन पक्षी में जो होता है ना शंकु कोशिकाएं तथा सूक्ष्म मात्रा में शलाका कोशिकाएं होती है, तो क्या होगा, बाज, गौरैया, चील, ठीक है। आगे कह रहा है कि शंकु कोशिकाएं उच्च प्रकाश पर दृष्टिकोण के लिए जिम्मेदार होता है। शंकु कोशिका जो है ना उच्च प्रकाश पर दृष्टिकोण के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए इससे पक्षी को दिन में अधिक दिखाई देता है, तथा रात में जो है ना कम दिखाई देता है। आगे बोल रेटिना दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है जो प्रकाश को इकट्ठा करती है, जैसे शलाका और क्या होता है, शंकु होता है। शलाका कोशिकाएं रात में दृष्टि प्रदान करता है, शलाका कोशिकाएं जो होता है ना रात में दृष्टि प्रदान करता है, तथा शंकु कोशिकाएं क्या करता है, दिन में करता है। शलाका करता है रात में और शंकु करता है दिन में, ठीक है। आगे कह रहा है कि शलाका कोशिकाएं रंगीन दृष्टि नहीं प्रदान करते हैं, जबकि शंकु कोशिका रंगीन लाल, हरा, नीला दृष्टि प्रदान करते हैं। तो शलाका जो होता है ना रंगीन दृष्टि प्रदान नहीं करता है, लेकिन शंकु जो होता है वो रंगीन जिससे लाल, हरा, नीला दृष्टि प्रदान करता है। आगे बोल रहा है सिलिया क्या है, सिलिया छोटी और पतली बाल जैसी संरचनाएं हैं जो स्तनधारी कोशिकाओं के यूकैरियोटिक की सतह पर मौजूद होती है। सिलिया लगभग 6 से 7 माइक्रोन लंबी होती है। तो बोल रहा है सिलिया के बारे में कि सिलिया छोटी और पतली बाल जैसी संरचनाएं होती है जो स्तनधारी कोशिकाओं यूकैरियोटिक की सतह पर मौजूद होती है, और सिलिया लगभग 6 से 7 माइक्रोन लंबी होती है, ठीक है। आगे बोल रहा है अस्टेपीज। अस्टेपीज क्या है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, तो क्या होगा, अस्टेपीज है, ठीक है, जो कान में पाई जाती है। कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें मैलियस, इनकस, अस्टेपीज एक एक जोड़ी जो है ना हड्डियां होती है। तो कह रहा है अस्टेपीज के बारे में कि यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है, और कान में जो है ना कुल हड्डियों की संख्या कान में जो है कुल 6 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें मैलियस, इनकस और अस्टेपीज की एक एक जोड़ी हड्डियां होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 66 से कल पढ़ेंगे, रहने देते हैं 65 तक ही, ठीक है। 66 से कल पढ़ लेंगे, क्या सर, इसको पढ़ दें 66 नंबर, ठीक है, पढ़ देते 66 नंबर। देखिए 66 नंबर बोल रहा है ना कि किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा चाहिए, क्या होगा, सुक्रोज के लिए ना,
हाँ, किस पदार्थ के लिए परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा चाहिए? तो सुक्रोज के लिए। सुक्रोज के परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा चाहिए। ठीक है, सुक्रोज के परिवहन के लिए पौधे को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। एटीपी अणुओं से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग फ्लोएम उत्तक द्वारा पत्तियों में बने भोजन सुक्रोज के परिवहन के लिए किया जाता है। तो बोल रहा है ना कि एटीपी अणुओं से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग फ्लोएम उत्तक द्वारा पत्तियों में बने भोजन सुक्रोज के परिवहन के लिए किया जाता है। पौधे में भोजन तथा जल एवं खनिज लवणों का वहन क्रमशः फ्लोएम तथा जाइलम के उत्तक द्वारा होता है। तो बताइएगा कि पौधों में भोजन तथा जल एवं खनिज लवणों का जो वहन होता है क्रमशः किसके द्वारा होता है? तो क्या होगा? फ्लोएम एवं जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि पौधे जो है ना, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान बने घुलनशील कार्बनिक यौगिक सुक्रोज से भरपूर होते हैं। यह पौधे के लिए जो है ना भोजन का स्रोत होता है। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल अस्थायी उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम जो है ना जटिल अस्थायी उत्तक है। ये मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करते हैं, अतः इन दोनों संवहन को उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है जाइलम 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। जाइलम जो होता है ना 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला होता है वही निकाय, दूसरा वही काय, तीसरा होता है जाइलम तंतु, तीसरा चौथा होता है क्या होता है? जाइलम मृदुक होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है फ्लोएम 4 तत्वों से बना होता है। फ्लोएम जो कितने तत्वों से बना होता है? 4 तत्वों से बना होता है फ्लोएम। पहला चालनी नलिकाएं से बना होता है, दूसरा सहकोशिकाएं से बना होता है, तीसरा होता है फ्लोएम तंतु से बना होता है, और चौथा होता है फ्लोएम मृदु तंतु से बना होता है। तो फ्लोएम जो होता है ना 4 तत्वों से बना होता है। कौन कौन? चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदु तक से बना होता है। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट रहने दिए 67 से जो है ना कल पढ़ लेंगे 67 से। आज के लिए ही